बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखने हैं। तीन चार बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो तोशाखाना केस के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने की आपको पता है कि ऑलरेडी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साइफर वाले मामले के अंदर न सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बल्कि आर्टिकल 6 भी लगाना है। अब इस सब में आर्मी एक्ट जो है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें तब्दीली और बड़ी सजाओं के ऐलान के हवाले से जो कंफर्मेशन है वो आ चुकी है और यूं लग रहा है कि ये सजाएं जो है ये इमरान खान के लिए भी हो सकती हैं। और स्पेसिफिकली जैसे इससे पहले एक नैब ऑर्डिनेंस जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जब हज के लिए गए, पीछे सादिक संजरानी साहब ने जारी कर दिया, वो नैब ऑर्डिनेंस जो है उसका डंडा भी इमरान खान साहब पे ही चलाने का मंसूबा है। तो इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जनरल बाजवा पर भी मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने नया कहर ढाया है। इसके साथ ही साथ वजीर आजम हाउस में थरथली और आर्मी चीफ के इस्तीफे के हवाले से जो बड़ी खबर है और ये मामला क्या है, माजरा क्या है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। कुछ और अपडेट्स भी हैं और मेरी कोशिश होती है कि जितनी खबरें हैं ज्यादा से ज्यादा जो उस वक्त की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने ब्लॉग के अंदर रखी जाएं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगस्त के आखिर तक नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन अपनी सियासत के हाथों दफन हो चुके हैं। ये सियासत के हाथों दफन होने वाली बात जो है ये ख्वाहिश तो है लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये एक इनकी विश हो सकती है और ये सियासत के हाथों, अपनी सियासत के हाथों नहीं बल्कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है और नून लीग ने जिस तरह का तारीखी सरेंडर किया ताकतवर हलकों के आगे, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, एक और अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि दुबई में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मुशावरत जो है वो जारी है, मगर अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक है अभी तक, लेकिन जारी बात है सामने से तो कोई नहीं कहेगा भाई, मुंह पे तो कोई नहीं कहेगा कि इलेक्शन जो है वो आगे हमने लेके जाने हैं। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाएंगे और ऐसी सूरत हाल है अंदर से अब कौन गेम कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क्या गेम है, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये गौर तलब है। दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक मोतबर जराए का कहना है कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई, मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए कहा यह गया है कि जिन इंतखाबात हम वक्त पर करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। वैसे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश यही थी कि सागदार साहब अगर वजीर आजम बन जाते हैं निगरान, तो फिर निजाम को तूल भी दे दी जाए तो नवाज शरीफ साहब को कोई एतराज नहीं होना था। इतलात है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तवील बैठक जो है वो सोमवार की रात हुई। इंतहाई मोतबर जराए ने तस्दीक की कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक बड़े होटल के मीटिंग रूम में जारी रहा। इसके अलावा मुशावरत में यह बात कई बार दोहराई गई कि निगरान वजीर आजम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो एक इंतहाई मुतनाज़ा और इंतहाई जानिबदार बंदा लाना चाह रहे थे, लेकिन इंतखाबी नताइज को सब कबूल करें इसलिए जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा। अलबत्ता जरदारी साहब भी कोई कौन सा कोई आपको पता है कि उनके क्या मामलात हैं, उनका बस चले तो वो बिलावल को ना निगरान वजीर आजम बना दे। मगर अगले चंद माह के दौरान मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर मुआशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। ताकतवर मुआशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक है कि जी जो मुआशी अब्दरिया उससे सारी सियासी जमातों के वोट बैंक पर असर पड़ रहा है और मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद जो है उनका कहना है कि फिलहाल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अपनी अपनी दीगर सियासी क़यादत को भी मुज़ाकरात के बारे में आगाह नहीं किया, यानी ये बात सिर्फ इन दोनों तक है। इसके लिए कई सियासी रहनुमा दुबई की बैठक जो है उससे लाइल्मी का इजहार भी कर रहे हैं, मतलब ये बहुत टॉप लेवल पर ही बात है। जराए का कहना है कि दोनों सियासी रहनुमाओं में मजीद बातचीत की जाएगी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को उसके बाद जारी बात है फिर एतमाद में लिया जाना है, उनके ऊपर वो गोंगलुओं तो मिट्टी तो लानी है। तो इसमें अभी कई घंटों की मुशावरत में कई नाम ज़ेर बहस आए और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सियासी शख्सियत पर भी तवील सेशन हुआ मगर हतमी फैसला जो है वो अभी तक नहीं हो सका। इतलात है कि साबिक वज़ीर आज़म मुआशी अबतरी के लिए फौरी इक़दाम करने पर जोर दे रहे हैं और आसिफ अली जरदारी मुल्क में फौरी इंतखाबात के बाद मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम के मामले के ऊपर डटे हुए हैं और ये आप समझ सकते हैं कि असल गेम क्या है। मुआशी बेहतरी शायद इन दोनों का वो ना हो एजेंडा,
لیکن وہ اپنے اپنے سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل شاید اسی طرح سے بہتر ممکن ہے۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں مین خبروں کے اوپر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور اس طرح کی دفعات جو ہیں وہ آلریڈی لگانے کی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی بات آن دا ریکارڈ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں۔ البتہ ان کی وہ خواہش جو ہے وہ خواہش ہی رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل شاید آخری قدم ہو، اور وہ آخری قدم کوئی اٹھانا نہیں چاہتا، وہ یہ وزن کوئی بھی نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ اچھا بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر، یہ جملہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سنیے گا، اس کا جو بھی مطلب نکل سکتا ہے obviously بہت سے لوگ اس کے اپنا انالیسس کر رہے ہیں۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا، یعنی پاکستان اور پاکستان کی افواج کے مفاد کے خلاف انکشافات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے۔ اس سب کے اندر بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ باجوہ صاحب کی بھی کچھ خواہشات تھی کہ وہ عملی سیاست کے اندر آئیں، اور پہلے فوجی کے لیے ٹائم فریم جو ہے وہ کم ہوتا تھا، لیکن اب صرف فوجی نہیں بلکہ حساس مقام پر بھی اگر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، فار ایگزامپل آئی ایس آئی کے اندر بہت سے you get to see a lot of civilians in the intelligence agencies, a lot of intelligence agencies، وہ حساس معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں اب 5 سال کی سیاست کی۔ یہ باجوہ صاحب اور ایسے آپ کہہ لیں فیض صاحب بھی اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے تو ان سب پہ اوپر یہ ایک موجودہ حکومت نے قہر ڈھایا ہے، اور اچھی چیز ہے ویسے سیاست میں تو آنا ہی نہیں چاہیے اور اپنی ریٹائرڈ لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، مطلب جابز اور یہ ساری چیزیں ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کریں، اور سرو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ملک کو، ملک کی اتنی خدمت کی ہوتی ہے، پوری قوم معترف ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی مطلب مزید خدمت کی، آرام بھی ضروری ہوتا ہے، تو آرام کریں تو ویسے زیادہ ہمبل اوپینین یہ ہے۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے پابندی کی تو اسے 2 سال تک سزا ہوگی۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی، اور بل میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا، یعنی اگر فوج کو بدنام کیا جاتا ہے یا فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی آرمی ایکٹ لگے گا، اور آرمی ایکٹ لگا کر اس کے اوپر 2 سال کی اس شخص کو سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ Now this is also something very big and this is also a very big development اگر ہم دیکھیں۔ اچھا اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے واپس معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجا۔ جج صاحب جو ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ فوری طور پہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، وہ انصاف جو ہے وہ بہت جلدی میں کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں گواہوں کے بیانات پر جرا ہوئی ٹرائل حتمی مرحلے میں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ٹرائل سٹے ہو جائے۔ ہمیں آج انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ نکال دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آیا، کل کا تحریری وہ آئے گا تو پھر ہم آرڈر کا انتظار کر لیتے ہیں، آئے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اپیل پر فیصلے جو ہیں اپیل پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ اور ٹرائل جو ہے وہ روکنے کی استدعا کی کہ ٹرائل اس وقت تک روک دیا جائے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آج عدالت کے سامنے 4 کیس ہیں، قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل، ٹرانسفر درخواستیں سپریم کورٹ نے سننے کا کہا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آئے تو دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمپلینٹ کی بنیاد پر پہلے سائبر کرائم ونگ دیکھے گا، اس کے بعد سائبر کرائم ونگ آگے تحقیقات کرے گا، مطلب اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں۔ اور وکیل خواجہ حارث صاحب نے یہ عدالت کے اندر کہا کہ جج نے کہا کہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے،
पोस्टें मेरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने भी FIA को लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि कल तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मामला वहीं पर खत्म हो चुका, सुलह सफाई हो गई थी। ख्वाजा आरिस ने कहा कि हमने ट्रायल जज से माजरत भी की थी। तो ये सारी कुछ डेवलपमेंट्स थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर एक और खबर आई है नाज़रीन इकराम, और ज़ाहिर बात है हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आती रहती हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ था, जब जनरल फैज़ हमीद को DG-ISI के मनसब से हटाकर जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें DG-ISI लगाया गया था। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था, एक फड्डा पड़ गया था, फिर कुछ इंटरव्यूज़ और ये मामलात हुए थे। अच्छा, अब कामरान यूसुफ साहब हैं, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी की है, व्हेन जनरल बाजवा रिजाइंड। और बेसिकली जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से जो पहली मरतबा कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, और अक्टूबर 7 2021 में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक अर्जेंट कॉल आई, और दूसरी साइड पे कोई और नहीं था बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। और उन्होंने कहा कि मैंने बात करनी है इमरान खान से, और इस सब के अंदर उन्हें यह बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग में है। जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे जो बॉम्बशेल है वो एक गिराया जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत को पैनिक में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि टेल द प्राइम मिनिस्टर आई एम रिजाइनिंग, द प्राइम मिनिस्टर हैज 1 वीक टू अपॉइंट द न्यू आर्मी चीफ। जाके बता दें प्राइम मिनिस्टर को कि मैं रिजाइन कर रहा हूं और एक हफ्ते आपके पास नया आर्मी चीफ लगाने का। बाजवा हंग अप द फोन एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान प्लीडेड विद हिम नॉट टू रिजाइन। आजम खान साहब उन्हें कहते रहे कि भैया मतलब ना करें सर आप, तो बाजवा साहब ने फोन ही रख दिया, हैंग कर दिया। लेफ्ट शेल शॉक्ड आजम immediately took up the phone and informed the DG-ISI General Faiz about Bajwa's decision. Or the following hour saw a corps commander and other senior officers surrounding the top military boss. और उन्हें उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके फौरी बाद बहुत से टॉप कोर कमांडर्स आर्मी चीफ के पास आ गए और उन्होंने आर्मी चीफ को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि बाजवा साहब आप ये ना करें। और इस सब के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो भी पैनिक में था। और इसके बाद ये पहली मरतबा चीज़ें जो हैं पब्लिक की जा रही हैं, इन्होंने ये दावा किया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वैसे अब खान साहब ने उस टाइम पे वैसे तो मुल्क के सारे मामलात हल शायद हो जाते अगर खान साहब वो इस्तीफ़ा अगर कबूल कर लेते, शायद खान साहब अब सोचते होंगे। लेकिन बाजवा साहब का फिर इस तरह से मामला जो है फामो तफहीम से हल हुए। और फिर आपको पता है कि जो बाजवा साहब ने अपॉइंट किया था जिन्हें DG-ISI, वही मामला हुआ, वही सब कुछ हुआ। लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग आप कह लें कि बहुत बड़ी रेवलेशन है और बहुत बड़ा इंकशाफ है और बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि बाजवा साहब ने अक्टूबर के अंदर रिज़ाइन कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था कि हफ्ते के अंदर नया आर्मी चीफ लगा लें। लेट्स सी। अब सही बात है, बंदे को बाद में याद आता है कि क्या करना चाहिए था। बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो हम सबके सामने है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान बाजवा साहब ने इंस्टीट्यूशंस का किया है कि इंस्टीट्यूशंस की वो जो एक फाइन लाइन थी वो बाजवा साहब के अवामिल की वजह से क्रॉस, मतलब दिस शुड नेवर हैव हैपेंड, ये होना नहीं चाहिए था। दिल दुखता है ये सोच के भी कि क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।